स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल माई क्लास वीडियोस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.4 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। वह इसी प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 22 से 26 तक हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले हम यादृच्छिक चर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसके प्रायिकता बंटन के बारे में यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ शुरुआत हम कर रहे हैं यादृच्छिक चर से कि यादृच्छिक चर क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे एक उदाहरण लेकर हम चलते हैं, फिर आपको यादृच्छिक चर है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तो उस पे हम विचार करते हैं। तो यहाँ प्रतिदर्श समष्टि क्या आता है, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो या तो एच आएगा या एच टी आएगा या टी एच आएगा या फिर टी टी आएगा। प्रतिदर्श समष्टि में ये 4 अवयव हमारे पास आएंगे। अब यदि x प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त करता है, यहाँ पे समष्टि S में हमने एक ये वेरिएबल लिया है x, ये चर लिया है x। ये क्या करता है, ये प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त करता है। जैसे मैं ऐसे लिखूं कि चितों की संख्या यहाँ पे एच में कितनी है, तो यहाँ चितों की संख्या है वो 2 है। ऐसे लिखें चितों की संख्या एच टी में कितनी है, तो यहाँ चित है वो 1 है। और यहाँ पे चितों की संख्या टी एच में कितनी है, चितों की संख्या यहाँ पर भी 1 है। और चितों की संख्या टी टी में कितनी है, यहाँ चितों की संख्या जो है वो 0 है। तो यहाँ x का मान है वो 2 भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 0 भी हो सकता है। तो जो ये चर x है ये यादृच्छिक चर कहलाएगा। तो यहाँ x जो है वो यादृच्छिक चर कहलाएगा। और एक प्रतिदर्श समष्टि के एक से ज्यादा भी यादृच्छिक चर हो सकते हैं। जैसे दूसरा हम ये ले लेते हैं, y जो है प्राप्त पट की संख्या को व्यक्त करता है। हम ये ले लें कि यदि ये कोई चर y प्राप्त पटों की संख्या को व्यक्त करता है, तो इस समय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब ये लिख सकते हैं कि y यहाँ पे h में पटों की संख्या कितनी है, 0 है। पटों की संख्या h t में कितनी है, यहाँ पे 1 है। और पटों की संख्या टी एच में कितनी है, यहाँ पर भी 1 है। और पटों की संख्या टी टी में कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ जिस तरह से हमने देखा, x है वो प्राप्त चितों की संख्या थी, y है वो प्राप्त पटों की संख्या है। यहाँ ये x है वो भी एक यादृच्छिक चर है, y है वो भी यादृच्छिक चर है, कोई और भी यादृच्छिक चर यहाँ पे हो सकता है। हम एक चर i और ले लेते हैं। ये i चर जो है वो प्राप्त चितों की संख्या में से पटों की संख्या का घटाव है। तो यहाँ पे h के ऊपर जब हम i लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चितों की संख्या वह 2 है और पटों की संख्या वो 0 है। 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब th, तो यहाँ पे जो चितों की संख्या है वो 1 है, पट की संख्या है वो भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से IHT का मान भी 0 हो जाएगा। ITT का मान, यहाँ पे चितों की संख्या है वो 0 है और पटों की संख्या है वो 2 है, तो 0 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे I है वो एक यादृच्छिक चर है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है उस पे हमने विचार किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका प्रतिदर्श समष्टि है वो क्या होगा, और फिर हमने एक चर x ऐसा माना कि जो प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे हमने जितने भी वेरिएबल थे सभी में चितों की संख्या निकाली। तो यहाँ जो x है वो एक यादृच्छिक चर है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि एक
कोई प्रतिदर्श समष्टि है उसके एक से ज्यादा भी यादृच्छा चर हो सकते हैं। तो दूसरा चर जो है वो यादृच्छा चर हमने y यहाँ पे डिस्कस किया, और तीसरा जो है वो i को यादृच्छा चर के रूप में हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यह सीखा कि यादृच्छा चर क्या हो सकता है और एक प्रतिदर्श समष्टि के एक से ज्यादा भी यादृच्छा चर हो सकते हैं। अब आगे उदाहरण नंबर 22 है। एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त के लिए ₹2 देता है और प्रत्येक पट के लिए वह व्यक्ति आयोजक को ₹1.5 देता है। मान लें x व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। दर्शाएं कि x यादृच्छा चर है और इसे प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। खेल का आयोजक उस व्यक्ति को ₹2 देता है यदि उसके सिक्के पर चित आता है, और यदि उसके सिक्के पर पट आ जाता है तो उस व्यक्ति को ₹1.5 आयोजक को देना पड़ेगा। वो व्यक्ति देगा आयोजक को ₹1.5। मान लें कि x व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। दर्शाएं कि x यादृच्छा चर है और इसे प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि x है वो यादृच्छा चर है और इसे फिर इसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करेंगे और फिर प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में इसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर x एक ऐसी संख्या है जिसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर परिभाषित है, इसलिए हम कहेंगे कि x है वो एक यादृच्छिक चर है। तो अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि x क्या है। x एक ऐसी संख्या है जिसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर परिभाषित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x है वो एक यादृच्छिक चर है। तो अब ये देखो कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि S जो है वो क्या होगा। S जो है वो ये हो जाएगा, या तो तीनों के तीनों हेड होंगे या 2 हेड एक टेल होएगा, हेड टेल हेड होएगा और टेल हेड हेड, फिर 2 टेल एक हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, फिर तीनों टेल ये होंगे। और ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जो H है उसके लिए ₹2 जो व्यक्ति खेल रहा है उसको मिलते हैं और T के लिए ₹1.5 उसकी जेब से लगता है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि X H H H, यहाँ पर भी जो है जो व्यक्ति खेल रहा है उसको ₹2 मिलेंगे, यहाँ पे भी ₹2 मिलेंगे, यहाँ पे भी ₹2 मिलेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि 2 गुणा 3 बराबर ₹6 यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3 बराबर ₹6 यहाँ पे उसको मिलेंगे। अब वो हम देखेंगे जिनमें 2 हेड है और एक टेल है, ये या फिर X ये HTH या फिर XTHH, जिनमें 2 हेड है एक टेल है वो हमने ले लिया। तो यहाँ पे जो हेड है उनके लिए इसको ₹2 मिलेंगे और जो टेल है उसके लिए ₹1.5 इसका घट जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 माइनस 1.50। तो 4 में से 1.5 जाएगा तो ये ₹2.50 हो जाएंगे। यहाँ पे इसको मिल रहे हैं ₹6, यहाँ पे मिल रहे हैं ₹2.5। अब वो देख लो जिनमें केवल एक H आता हो, तो वो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, TTH और X
HTT और X ये THT। यहाँ पे क्या है कि एक H के लिए तो उसको 2 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन T 2 है तो इनके लिए उसका 2 बार 1.5 रुपया जो है वो जेब से निकल रहा है। तो 3, 2 माइनस 3, यहाँ पे -1 रुपया आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि जब तीनों ही टी आ जाए, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही टी आ जाए, तो इसका मतलब -1.5 रुपया गुणा में 3। यहाँ पे हेड तो कोई है ही नहीं, इसकी इनकम तो कोई है ही नहीं, सिर्फ जेब जेब से लगेंगे। तो -4.50 रुपए इसकी जेब से लगेंगे। यहाँ पे जो ऋण चिन्ह जो है वो खिलाड़ी की हानि दर्शा रहा है। ये लिख भी दो आप। यहाँ जो ये ऋण चिन्ह है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऋण चिन्ह खिलाड़ी की हानि दर्शा रहा है। और जो प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव है, इसके लिए जो x का मान है वो एक अद्वितीय मान है, इसलिए x प्रतिदर्श समष्टि पर फलन है। और जिसका परिसर है वो 6, 2.50 -1 और -4.50 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लिख देते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव के लिए जो x का मान है अद्वितीय है। और ये x का मान यदि अद्वितीय है तो x है वो एक फलन है, इसलिए x एक फलन है। और किस पर है ये? प्रतिदर्श समष्टि पर है। और इसका परिसर जो है वो क्या आ जाएगा? इसका परिसर ये आ जाएगा। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या -4.50, फिर -1, फिर 2.50 और फिर 6, ये इसका परिसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? हमें ये दिया हुआ था एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है। यदि उसका हेड आता है तो खेल का आयोजक उसे 2 रुपए देता है। यदि टेल आ जाती है तो खेल का आयोजक उससे 1.5 रुपया लेता है। एक्स जो है व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। और दर्शाएं कि एक्स यादृच्छाचर है और प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में इसे प्रदर्शित करना था। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि x एक ऐसी संख्या है जिसका मान जो है वो यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पे प्रभाषित हो रहा है। तो यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों से यदि इसका मान प्रभाषित है तो ये एक यादृच्छिक चर है। फिर हमने सिक्के को 3 बार उछाल करके उसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात किया। और फिर जैसे जैसे इसने दिया था कि यादृच्छिक चर x है, उसकी डेफिनेशन का प्रयोग करते प्रत्येक अवयव का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो है वो खिलाड़ी की हानि को दर्शा रहा है। और तो प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ जो है x का मान है वो अद्वितीय है, एक से ज्यादा मान नहीं है। तो इसलिए x एक फलन है और इसका परिसर जो है वो ये संख्याएं आ जाएगी। इस तरह से उदाहरण नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 23 है। एक थैले में 2 सफेद और 1 लाल गेंद है। यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, उसका रंग नोट करने के बाद पुनः थैले में डाला गया। इस प्रक्रिया को पुनः किया गया यदि x 2 निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण दे जहां एक लाल गेंद का निकलना सफलता माना जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये एक थैला है हमारे पास, इस थैले में 2 सफेद गेंद है और 1 लाल गेंद है। और इसमें से एक गेंद यहाँ पे निकाली जाती है और एक गेंद निकाल करके और उसका रंग नोट किया जाता है और फिर ये गेंद वापिस डाल दी जाती है। एक गेंद यहाँ पे निकाली जाती है, रंग नोट किया जाता है और फिर वापिस इसमें डाल दी जाती है। और फिर दूसरी गेंद फिर निकाली जाती है, यानी एक गेंद फिर निकाली जाती है।
इस प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है। यदि x दो निकालों में से सफलता की संख्या को दर्शाता है और x का विवरण दें जहां पे एक लाल गेंद का निकलना सफलता माना जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक बैग है जिसमें दो सफेद और एक लाल गेंद है। पहले एक गेंद निकाली जाती है, उसका रंग नोट किया जाता है, वापिस थैले में डाल दी जाती है, फिर दूसरी गेंद निकाली जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो दो बार दोहराई जाती है। पहली गेंद निकाल के वापिस रखी गई और फिर दोबारा से एक गेंद निकाली गई। यदि गेंद लाल रंग की निकलती है तो वो तो सफलता मानी जाती है, और यदि लाल गेंद नहीं निकलती तो वो सफलता नहीं मानी जाएगी। और x जो है वो दो निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है, तो x का हमें विवरण देना है। तो माना जो गेंद है उनको मान लेते हैं, सफेद वाली को, पहली गेंद को W1, दूसरी को W2 और लाल गेंद है उसको R मान लेते हैं। माना गेंद जो है वो ये है। अब प्रतिदर्श समष्टि जो ज्ञात करेंगे, दो गेंदों को निकालने के लिए प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि ये होगा S। तो पहले मान लिया कि व्हाइट गेंद निकल गई पहली, उसको वापिस रख दिया, दोबारा ये भी निकल सकती है, या फिर ऐसे हो सकता था पहले ये व्हाइट निकल गई फिर दूसरी व्हाइट निकल सकती थी, पहली व्हाइट निकल गई और दूसरी रेड निकल सकती थी। अब दोबारा देखो, हो सकता है कि पहले ये दूसरी व्हाइट निकल गई फिर पहली व्हाइट, इस व्हाइट के बाद ये व्हाइट और इस व्हाइट के बाद ये रेड, ये भी निकल सकती थी। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि पहले शुरू में रेड निकल गई, फिर व्हाइट पहली, रेड व्हाइट दूसरी और रेड के साथ रेड, ये भी निकल सकती थी। यानी पहले व्हाइट के साथ व्हाइट ये दोनों, फिर दूसरी व्हाइट के साथ ये तीनों, फिर रेड के साथ तीनों। टोटल 9 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। अब रेड बॉल निकलना जो है वो एक सफलता माना गया है यहाँ इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो कि रेड बॉल, इसमें व्हाइट 1 व्हाइट 2, यहाँ पे रेड बॉल की संख्या है वो 0 है। यहाँ पे यदि देखें व्हाइट 1 व्हाइट 2, यहाँ पे भी रेड बॉल की संख्या 0 है। व्हाइट 2 व्हाइट 1, यहाँ पे भी रेड बॉल की संख्या 0 है। या फिर व्हाइट 2 व्हाइट 2 यहाँ पे लिखें तो ये ऐसा है जहां पे हमें कोई सफलता नहीं मिली। ये 4 अवयव ऐसे हैं जहां पे यदि हम रेड बॉल काउंट करते हैं तो वो 0 आती है। फिर एक एक वाली देखो, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, व्हाइट 1 के साथ रेड आ सकता है, व्हाइट 2 के साथ रेड आ सकता है, और इसके बाद इनका ये विपरीत भी है। रेड के पहले रेड निकल सकती है फिर व्हाइट 1 निकल सकती है, या फिर पहले रेड निकल सकती है और फिर व्हाइट 2 निकल सकती है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो सफलता है रेड है वो 1 है। अब तीसरा देखो, जहां पे दोनों बॉल ही रेड निकले, तो दोनों रेड निकले वो कौन कौन सी हो सकती है, वो यहाँ पे केवल एक ही दिखाई दे रही है कि पहली बॉल भी रेड आए दूसरी बॉल भी रेड आए। तो ऐसी इसको हम बोल लेंगे कि हमें 2 सफलता मिली है। तो अतः हम कह सकते हैं कि x है वो एक यादृच्छिक चर है जिसका मान 0 1 2 है। अतः x एक यादृच्छिक चर है और इसका मान जो है वो 0 1 और 2 है। तो एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। ये कहता है कि एक थैले में 2 सफेद और एक लाल गेंद है। पहले एक गेंद निकाली जाती है, उसका रंग नोट कर लिया जाता है, वापस थैले में रखी जाती है, फिर दूसरी गेंद निकाली जाती है। तो ये 3 गेंदें हमने W1 W2 और R लिख लिया।
पहली गेंद मान लिया कि हमने W1 निकली है, तो W1 के साथ W1, फिर W1 के साथ W2, W1 के साथ ये R, इसी तरह से W2 के साथ तीनों, इसी तरह से R के साथ तीनों करके हमने प्रतिदर समष्टि ज्ञात किया। फिर X जो है वो लाल गेंदों की संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या जो है वो 0 है, यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या 1 है और यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या 2 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि X है वो एक यादृच्छिक चर है और इसका मान 0, 1 या 2 है। उदाहरण नंबर 23 इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो आगे है एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं कि 10 परिवार हम यहाँ पे ले रहे हैं। माना 10 परिवार इस टाइप से है कि ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है, ये फैमिली 3 है, ये फैमिली 4 है, ये फैमिली 5, ये फैमिली 6, फैमिली 7, फैमिली 8, फैमिली 9 और फैमिली 10 है। और जो इनमें सदस्यों की संख्या है वो हम ये मान लेते हैं कि इसमें 3 सदस्य हैं, इसमें 4 सदस्य हैं, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 5, इसमें हम मान लेते हैं 4, 3, 6 और इसमें 4 और इसमें 5। ये 10 परिवार है और इनमें ये हमने सदस्यों की संख्या ले ली। और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक परिवार का जो चुनाव है वो समसंभाव्य है। तो इनमें से यदि कोई परिवार हमें चुनना पड़ जाता है तो वो परिवार का चुनाव जो है वो समसंभाव्य है। समसंभाव्य का मतलब कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब हम ये डिनोट करते हैं एक वेरिएबल x। x जो है वो परिवार के सदस्यों की संख्या को व्यक्त करता है। माना x परिवार के सदस्यों की संख्या व्यक्त करता है। तो यहाँ पे परिवार के जो सदस्य हैं 3 है, 4 है, 2 है, 5 है और 6 है। तो यहाँ पहले परिवार के सदस्यों की संख्या 3 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है पहले फैमिली के सदस्यों की संख्या 3, दूसरी फैमिली के सदस्यों की संख्या जो है वो 4 है। इसी तरीके से बाकी ये लिखी जा सकती है इस तरह से x अब 10 के बराबर 5, ये सारे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि x का मान है वो या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 या 5 या 6। तो यहाँ x का मान 2, 3, 4, 5 या 6 हो सकता है, इनके सिवाय नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली में कम से कम यहाँ पे 2 सदस्य है और ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्य है। और जब x का मान 2 होगा तो कौन कौन सी फैमिली हमारे पास होगी? केवल एक ही फैमिली में 2 मेंबर हैं। कि जब x बराबर 2 है तो उस समय जो है कौन सा परिवार चुना जाएगा? वो F4 चुना जाएगा। तब F4 चुना जाएगा। और जब x का मान है वो 3 है तो उस समय एक तो F3 चुना जाएगा, एक F7 चुना जाएगा। ये 2 फैमिली चुनी जाएगी। कि जब x का मान है वो 3 है तब कौन कौन चुना जाएगा? एक तो F1 भी चुना जाएगा, F3 चुना जाएगा और F7 चुना जाएगा। जब x का मान 4 है उस टाइम कौन कौन चुने जाएंगे? उस टाइम F2 चुना जाएगा, F6 चुना जाएगा और F9 चुना जाएगा। और जब x का मान 5 है तो उस समय F5 चुना जाएगा और कौन चुना जाएगा? F10 चुना जाएगा। अब नेक्स्ट में जब x का मान 6 है तब कौन चुना जाएगा? x का मान 6 है तो केवल F8 चुना जाएगा।
यहाँ पे देखो क्या 10 के 10 परिवार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 परिवार हमारे पास आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रायिकता जब x बराबर 2 है, प्रत्येक परिवार को जो चुनना है वो सम संभाव्य है, तो x बराबर 2 है तब एक परिवार है और टोटल जो फैमिली है वो 10 है, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/10। और जब p x इज इक्वल टू 3 हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 परिवार है, तो ये 3/10 आ जाएगा। और पी एक्स इज इक्वल टू जब 4 देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे 3 परिवार आए, ये 3/10। और जब हम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 की ज्ञात करते हैं तो ये 2/10 आ जाएगा। और जब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 की ज्ञात करते हैं तो ये आ जाएगा 1/10। अब इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे px लिख देंगे। जब x का मान 2 है तो px का मान 1/10 है। जब x का मान 3 है तो उस समय px का मान 3/10 है। जब x का मान 4 है तो उस समय px का मान 3/10 है। जब x का मान 5 है तो उस समय px का मान 2/10 है। और जब x का मान 6 है उस समय px का मान 1/10 है। इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। और जो ये इस टाइप का लिखना है कि यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर यादृच्छिक चर है और नीचे इनकी संगत प्रायिकताएं हैं। जो इस टाइप का ये लिखना है ये पर प्रायिकता बंटन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का विवरण जिसमें यादृच्छिक चर के साथ उसकी संगत प्रायिकताओं को लिखा जाता है को यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन कहते हैं। अब जो प्रायिकताओं का जो जोड़ होता है इसमें एक विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है, इन सभी का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। जैसे आप यहाँ पे करके देख सकते हो, 1 और 3 4, 3 7, 2 9 और 1 10, लघुत्तम आया 10, तो 10/10 यहाँ पे 1 आया। तो ये जो प्रायिकता बंटन होता है तो इन सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आगे क्वेश्चनों में भी ये प्रयोग होगा। तो इस तरह से एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन हम ज्ञात कर सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 24 है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम यादृच्छिक चर जो है वो x मान लेते हैं और x यहाँ पे इक्कों की संख्या है। माना जो यादृच्छिक चर है वो x है और यादृच्छिक चर है यहाँ पे वो इक्कों की संख्या है, तो इसलिए x के बराबर जो है वो इक्कों की संख्या है। अब हमें 2 पत्ते निकालने हैं, एक के बाद एक निकालने हैं और प्रतिस्थापन के साथ निकालने हैं। तो ये दोनों स्वतंत्र चर हैं। यहाँ पे जो इक्कों की संख्या है वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। कि जब हम 2 पत्ते निकालें तो या तो हमारे पास 0 इक्के आएंगे या फिर 1 इक्के आ सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 इक्के आ सकते हैं, क्योंकि पत्ते हमने 2 ही निकाले हैं। पहले एक पत्ता निकाला, फिर उसको वापिस रखा, फिर दूसरा पत्ता निकाला। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आप 2 पत्ते निकालोगे तो इक्के की संख्या है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। तो जब इक्कों की संख्या 0 है तो इसका मतलब ये है कि पहला पत्ता है वो भी इक्का नहीं होगा और दूसरा पत्ता है वो भी इक्का नहीं होगा। पहला पत्ता निकाला वो भी इक्का नहीं है और दूसरा पत्ता निकाला वो भी इक्का नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रायिकता पहला पत्ता इक्का नहीं इसकी हम ज्ञात करेंगे और गुणा में प्रायिकता दूसरा पत्ता भी इक्का नहीं है इसकी हम ज्ञात कर लेंगे। तो इक्का नहीं, तो इक्के तो 4 होते हैं, इक्के नहीं वाले पत्ते हो जाएंगे 48, टोटल पत्ते होते हैं 52। इसी तरह से यहाँ 48 और ये 52, ये 12 पे कट जाएगा और ये 13 पे कट जाएगा, ये 12 पे, ये 13 पे। 12 गुणा 12 144 होता है, 13 गुणा 13 169 होता है। अब इसी तरह से जब इक्कों की संख्या 1 हो यानी p x इज इक्वल टू 1, तो इसमें ऐसा होता है
कि पहला पत्ता इक्का नहीं और दूसरा पत्ता क्या है वो इक्का हो सकता है। प्लस में ये हो सकता है पहला पत्ता इक्का हो सकता है और दूसरा इक्का नहीं का हो सकता है। यानी पहले इक्का नहीं निकल सकता तो दूसरा इक्का निकल सकता है, पहले इक्का निकल गया तो दूसरा इक्का नहीं निकल सकता, केवल एक इक्का निकलना है। तो इक्का नहीं के लिए 48/52 और इक्के के लिए 4/52, क्योंकि इक्कों की संख्या है वो 4 होती है। यहाँ पे इक्का निकले 4/52 और इक्का ना निकले उसके लिए 48/52। ये हो जाएगा 12 चौके 48, 13 चौके 52 और ये 1/13, ये भी 1/13 और ये 12/13, तो ये ऊपर हो जाएगा 24/169। अब तीसरा पार्ट जो है कि दोनों ही इक्के निकलाए, x इज इक्वल टू 2, यानी पहले इक्का आए और दूसरा पत्ता है वो भी इक्का आए। तो इसके लिए ये 4/52 गुणा में 4/52, ये 1/13, ये भी 1/13, तो ये 1/169 आ जाएगा। यानी जब कोई इक्का ना निकले उस समय प्रायिकता 144/169, जब एक इक्का निकले उस समय प्रायिकता 24/169 और जब दो इक्के निकले उस समय प्रायिकता है वो 1/169। तो इसलिए प्रायिकता बंटन जो होगा वो इस टाइप से लिखा जाएगा। कैसे? यहाँ पे तो हम x के मान लिखते हैं और नीचे px के मान लिखते हैं। जब x का मान 0 है उस समय जो प्रायिकता आई वो 144/169 आई। जब x का मान 1 है उस समय ये 24/169 आई और जब x का मान 2 है तो 1/169 आई। ये इस तरह से प्रायिकता बंटन हमने ज्ञात कर लिया है। और उदाहरण नंबर 24 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 25 है, पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिक्कों यानी डबलेट्स की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x है वो दिक्कों की संख्या को निरूपित कर रहा है। यहाँ x जो है दिक्कों की संख्या को निरूपित करता है। जब x यहाँ पे दिक्कों की संख्या को निरूपित करता है तो जब पासे के एक जोड़े को हम उछालते हैं तो जो द्विक आते हैं वो कौन कौन से आते हैं कि जब पासे के एक जोड़े को उछाला जाता है तो जो द्विक आते हैं द्विकों की संख्या वो इस टाइप से निकलती है कि दोनों तरफ एक जैसे हो, या तो 1 1 आएगा या फिर 2 2 आएगा या फिर 3 3 आएगा या 4 4 आएगा या 5 5 आएगा या फिर 6 6 आएगा। यहाँ पे x हमने द्विकों की संख्या ली है और यहाँ पे एक x का मान है वो क्या क्या हो सकता है वो देखो। x का मान 3 बार उछालना है तो x का मान है वो 0 हो सकता है कि या तो द्विक आए ना, आए तो 1 बार आ सकते हैं, आए तो 2 बार आ सकते हैं, आए तो 3 बार आ सकते हैं, 3 से फालतू नहीं आ सकते। तो x के मान यहाँ पे 0 1 2 और 3 हो सकते हैं। तो जब एक पासे के एक जोड़े को उछाला जाता है तो एक द्विक आने की जो प्रायिकता है वो क्या होती है? प्रायिकता एक द्विक आने की ये 6 होते हैं और टोटल होते हैं वो 36। जब एक पासे के जोड़े को उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि में अवयव होते हैं वो 36 और जो फेवरेबल आउटकम है वो 6 है। तो ये 6 एकम 6 6 छिके 36, तो ये 1/6 और इसको हम P का नाम दे देते हैं और Q नाम दे देते हैं द्विक न आए। द्विक न आए वो 1 - 1/6 ये आ जाएगा 5/6। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है जब x इज इक्वल टू 0। जब आप 3 बार उछालोगे किसी पासे के जोड़े को
तो या तो हमें सफलता मिलेगी नहीं, मिलेगी तो एक बार मिल सकती है, मिलेगी तो 2 बार मिल सकती है, तीनों बार मिल सकती है, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हम ये ज्ञात करेंगे कि जब p x इज इक्वल टू 0 हो, यानी न तो हमें शुरू में सफलता मिले, न दूसरी बार सफलता मिले और न ही तीसरी बार सफलता मिले। कि सफलता जब 0 हो तो Q का मान हमारे पास 5/6 है, गुणा 5/6 गुणा 5/6, 5 5 25 5 125/216 हो जाएगा। जब p x इज इक्वल टू 1 हो, उस समय ये हो सकता है कि शुरू में हमें सफलता मिल गई, यानी एक ही सफलता मिलनी है, और शुरू यानी सफलता एक ही मिलनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि तीसरी बार में हमें सफलता मिली, फिर दूसरी बार में सफलता आप दिखा दो और फिर पहली बार में सफलता दिखा दो कि एक बार सफलता मिली है और 2 बार सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे सफलता न मिलने का 5/6 गुणा 5/6 और सफलता मिलने का 1/6। इसी तरह से Q का मान 5/6, P का 1/6 और ये 5/6, P का मान 1/6, ये 5/6 और ये 5/6। तो ये हो जाएगा 5 5 25, 25 50 और 25 75/216। यहाँ पे हमने वो मान ज्ञात किया जब हमें कोई सफलता नहीं मिली, यहाँ पे वो मान ज्ञात किया जिनमें हमें एक एक सफलता मिली। एक एक सफलता पहले स्थान पे भी सफलता मिलके 2 नहीं मिल सकती, फिर दूसरे स्थान पे सफलता पहले तीसरे पे नहीं मिलेगी, फिर तीसरे स्थान पे सफलता पहले दूसरे पे नहीं मिलेगी। अब इसी तरह से p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 ज्ञात करेंगे और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 की ज्ञात करेंगे। जब हमें 2 सफलता मिले तो पहले 2 स्थानों पे सफलता, तीसरे पे असफलता, पहले और तीसरे पे सफलता, बीच वाले पे असफलता, और दूसरे तीसरे पे सफलता, पहले पे हमने असफलता ऐसे दिखाई। तो ये 1/6 गुणा 1/6 गुणा 5/6 और प्लस में ये 1/6 गुणा 5/6 गुणा 1/6 और प्लस में 5/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6। ये हो जाएगा 5/216, 5/216, 5/216, तो 15/216 आ जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 3 की तीनों ही हमें सफलता मिले, पहली सफलता, दूसरी सफलता, तीसरी सफलता, यानी 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6, तो ये हो जाएगा 1/216। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन, जो प्रायिकता बंटन है वो ये हो जाएगा कि p का मान हमें 0, 1, 2, 3 रखना है और px का मान 0 पे देखो कितना आया है। जब हमने px इज इक्वल टू 0 किया तो 125/216 और दूसरा मान जो है वो 175/216। तो यहाँ पे जो मान आया वो 125/216 हमने ज्ञात कर रखा है, ये 75/216 हमने ज्ञात कर रखा है। जब पी एक्स इज इक्वल टू 2 है तो ये 15/216 है और ये 1/216 है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ अभीष्ट प्रायिकता बंटन आया। और क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए इन सभी का आप जोड़ कर लो। यदि ये 1 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो यहाँ हम जोड़ के देखते हैं तो ये 1 ही आएगा, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और उदाहरण नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 26 है, मान लें किसी यादृच्छा चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है। x के मान x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरीके से है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। x का मान हमें x लेना है, यदि x के बराबर 0 है तो ये 0.1, x का मान 1 है तो px का मान है वो kx, x का मान 2 है तो भी kx, x का मान 3 है तो k इंटू 5 माइनस एक्स, x का मान 4 है तो px का मान है k इंटू 5 माइनस एक्स, अन्यथा जो है ये 0 है। तो एक तो हमें k का मान ज्ञात करना है, फिर इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं
फिर इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आप तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं। फिर इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आप अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन हमारे बने हैं। के का मान ज्ञात करना है, न्यूनतम 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तथ्यतः 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और अधिकतम 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जैसा हमें ये दिया गया था, यदि x के बराबर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 है तो px का मान हमें ये दे रखा है। तो x का मान हम यहाँ पे सबसे पहले रख देंगे। तो 0 है तो 0.1, यदि x का मान 1 है तो यहाँ k गुणा 1 यहाँ k आ जाएगा। x का मान जब 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये 2k हो जाएगा। x का मान जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 तो ये 2k, और x का मान जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 5 - 4 ये k हो जाएगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो k का मान जो है वो कैसे ज्ञात होगा, हम ये जानते हैं कि इन सभी का योग जो है वो 1 होता है। तो हम जानते हैं कि इन सभी का योग 0.1 प्लस में k प्लस में 2k प्लस में 2k और प्लस में k, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन जो सभी का जोड़ है वो 1। तो 1 और 2 3, 2 5 और 1 6 के बराबर ये 1 - 0.1 हो जाएगा। 6 के का मान जब 1 में से 0.1 हम घटाएंगे तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 0.1, 1 - 0.1 ऐसे घटा लो आप, 0.10, ये 0 9, 0.90 आ जाएगा और k का मान 0.90 बटे 6 तो 0.15, ये k का मान हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरा प्रायिकता ज्ञात करनी है कि न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, कि न्यूनतम 2 घंटे पढ़ना, कि x है वो 2 घंटे या 2 घंटे से फालतू पढ़ना। तो x इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा कि एक तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि 2, 3 और 4 ये 2k प्लस 2k प्लस k, इसका मान है 2k प्लस 2k प्लस में k, 2 2 4 और 1 5k और k का मान हमने ज्ञात कर रखा है 0.15, तो ये हो जाएगा 0.75 उत्तर। अब ये कहता है कि तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हो। तथ्यतः 2 घंटे पढ़ने का मतलब px इज इक्वल टू 2 हो। तो px इज इक्वल टू 2 का मान 2k है, तो ये 2 गुणा में 0.15 तो ये 0.30 ये हो जाएगा। p यहाँ पे आगे कहता है कि अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, तो अधिकतम 2 घंटे का मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ p या तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, या फिर 1 घंटे पढ़ता है, या फिर 2 घंटे पढ़ता है। तो यहाँ px इज इक्वल टू 0 पे 0.1 है, px इज इक्वल टू 1 पर k है और इस पर 2k है, तो यह आ जाएगा 3k प्लस 0.1 और 3 गुणा में 0.15 प्लस 0.1 और जब ये सोल्व करेंगे तो 0.45 प्लस 0.1 0.55 ये आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हमने दोनों पार्ट कंप्लीट किए और उदाहरण नंबर 26 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।